अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वॉइस स्टोरी एंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन चैनल आप लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है। मेरी कोशिश है कि इस चैनल पर दिलचस्प कहानियाँ, एंटरटेनमेंट के मुख्तलिफ वाक़यात और जनरल इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपने सामाइन को मुहैया कर सकूँ। दुनिया में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग मौजूद हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खुदा या किसी भी ताकत को नहीं मानते, जिन्हें कम्युनिस्ट कहा जाता है। लेकिन ज़्यादा तादाद ऐसे लोगों की है जो किसी न किसी सूरत में अल्लाह को मानते हैं, चाहे वो इसे किसी न किसी नाम से पुकारें, और वो इसको अल्लाह न किसी सूरत में इबादत भी करते हैं। इसी तरह पूरी दुनिया में बेशुमार लोग ऐसे भी हैं जो शैतान को पूजते हैं। इनके पूजने के तरीके मुख्तलिफ हैं। बाज़ फ़िरके या मज़ाहिब ऐसे हैं जो मज़ाहिब के कुछ लोग सिर्फ़ शयातीन की ही पूजा करते हैं। इस कहानी में इस फ़िरके के मुतल्लिक़ बताया गया है जो कि एक आतिश परस्त फ़िरका था। लेकिन इस फ़िरके के कुछ सिर्फ़ मुनहरिफ लोगों ने सफ़री इल्म को सीखा और इसके ज़रिए बदरुओं पर काबू कर लिया। दुनियावी कामों और दौलत हासिल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया। जब से दुनिया बनी, दुनिया का हर इंसान दूसरे इंसान से बेहतर बनना चाहता है, लेकिन इस मकसद के लिए वो मिन्नत बिल्कुल नहीं करना चाहता। ऐसे ही लोग अक्सर शैतान के पुजारी बन जाते हैं। अब मैं इस कहानी के इंट्रोडक्शन में आपको इस फ़िरके के मुतल्लिक़ बताता हूँ, जो कि पहले आतिश परस्त था, लेकिन इस फ़िरके के लोग मर गए और इसके मुनहरिफ लोगों ने शैतान की पूजा शुरू कर दी। जमशेद का ताल्लुक आतिश परस्तों के कदीम फ़िरके से था। इस फ़िरके के लोग मरने वालों को आतिश परस्तों के आम रिवाज के बरखिलाफ ज़मीन में दफन करते थे। आतिश परस्तों के लिए इस फ़िरके के सिर्फ चंद लोग ही बाकी रह गए थे। इन आतिश परस्तों में काले जादू टोने का आम रिवाज था। ये लोग सैकड़ों बरस पहले वस्त एशिया के एक मुल्क से नकल मकानी करके भारत में आकर आबाद हो गए। इनमें से चंद एक ख़ानदान पाकिस्तान बनने से पहले पंजाब, सिंध में आकर आबाद हो गए। ये बड़ी मेहनती और देनतदार कारोबारी लोग थे, मगर इनमें से कुछ घराने ऐसे थे जिन्होंने जादू टोने और बदरुओं को हाजिर करने और इनके सफली काम लेने का धंधा शुरू कर दिया था। जमशेद का ताल्लुक ऐसे ही आतिश परस्तों के मुनहरिफ कबीले के ख़ानदान से था, जो पाकिस्तान के एक दो दराज गाँव में आबाद थे। जमशेद के ख़ानदान दूसरे लोग से छोटा मोटा कारोबार करते थे, मगर जमशेद ने रातों रात अमीर बनने और बगैर हाथ पांव हिलाए दुनिया भर की दौलत जमा करने के लिए सफली और काले जादू की किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया। जमशेद के घर में काले जादू की एक पुरानी किताब थी। जमशेद ने इस किताब को कई बार पढ़ा और उसे लेकर दूर दराज गाँव से लाहौर शहर पर आ गया। ये सन 1965 के बाद का वाक़या है। लाहौर में आकर जमशेद ने शहर की एक कॉलोनी में मकान किराए पर ले लिया और मकान के बाहर जमशेद आमिल का छोटा सा बोर्ड लगाकर जादू टोने का धंधा शुरू कर दिया। ज़ईफ़ अलकात लोग तो दुनिया के हर माशरे में पाए जाते हैं, चनाचे ऐसे लोग जमशेद के पास भी अपने मसले मसाइल का हल लेने के लिए आ गए। इनमें ज़ईफ़ अलकात औरतें ज़्यादा होती थीं। जमशेद उन्हें जादू टोना बताता, तावीज़ लिख कर देता और इनसे भारी फीस वसूल करता। जिसका काम इत्तेफाक से हो जाता, वो जमशेद का बहुत ज़्यादा अकीदतमंद बन जाता। जिसका काम ना होता, वो यही समझता कि इससे कोई गलती हो गई है। इसमें जमशेद का कोई कसूर नहीं है। कुछ अरसे बाद जमशेद काफ़ी खुशहाल हो गया। वो 30 से 35 साल की उम्र का भरपूर सेहतमंद नौजवान था। शादी इसने नहीं की थी। वो दुनिया का दौलतमंद तरीन आदमी बनकर किसी अमीर तरीन घराने में शादी करना चाहता था। ये जमशेद का एक दरीना ख्वाब था जो अभी तक पूरा नहीं हुआ था। वो अच्छी तरह जानता था कि यह ख्वाब सिर्फ काले जादू की किसी कारगर टोने टोटके से ही पूरा हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि किसी न किसी बदरूज या भूत को काबू करके इसके ज़रिए बैंकों और बैंक के लॉकरों और दौलतमंद लोगों की तिजोरी में रखी हुई दौलत हासिल करे। जमशेद ऐसे ही जिन या बदरू की तलाश में लग गया। इसने काले जादू की किताब में अफरीदी नाम की एक बदरू के बारे में पढ़ा कि ये बदरू इतनी ताकतवर है कि इस दुनिया के सारे दफनशुदा खजानों का इल्म है। अगर ये काबू में आ जाए तो आदमी सारी दुनिया की दौलत हासिल कर सकता है। किताब में ये लिखा था कि अफरीदी बदरू को काबू करने के लिए वास्ते काले जादू का एक चिल्ला करना पड़ता है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा ख़तरा भी होता है कि अगर चिल्ले में ज़रा सी भी कमी रह गए जाए तो काले जादू का अमल उल्टा पुल्टा चल पड़ जाता है और चिल्ला करने वाला एक ऐसी अजीबनाक मुसीबत में फंस जाएगा कि जिससे इसे क़यामत तक छुटकारा नहीं मिलेगा। इस किताब में काले जादू के वो मंत्र भी दर्ज थे और ये भी लिखा हुआ था कि आतिश परस्तों के मुनहरिफ फ़िरके के मुर्दा औरत या मर्द किसी भी कब्र में बैठकर इसकी खोपड़ी पर
मोमबत्ती जला कर किया जाए। जमशेद ने इसी वक्त आफरीदी बदरू को काबू करने के लिए चिल्ला करने का फैसला किया। वो ये भूल गया था कि अगर चिल्ले और काले जादू का अमल उल्टा पड़ गया तो वो किसी अजियत ना अजाब में गिरफ्तार हो सकता है। इसको सिर्फ इतना याद था कि काले जादू के इस चिल्ले को करने के बाद बदरू इसके इशारे पर शहर के तमाम बैंकों और ज़मीन के नीचे दफनशुदा खजानों की सारी दौलत इसके कदमों में लाकर ढेर कर देगी और वह शहर के मसाफात में अपना एक आलीशान बंगला बनवाकर इसमें ऐश की ज़िंदगी बसर करेगा। इसके पास नए मॉडल की कारें होंगी। वो यूरोप और अमेरिका की सबसे हसीन तरीन मॉडल गर्ल्स से शादी करेगा। दुनिया के हर शहर में इसके आलीशान बंगले होंगे। यूरोप के अखबारों और रसालों में हसीन तरीन एक्टरों और मॉडल गर्ल्स के साथ इसकी तस्वीरें छपेंगी और कोई ताज्जुब की बात नहीं कि दुनिया के अमीर तरीन इंसानों की सेहत का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका आ जाएगा। जमशेद का ख्वाब था कि जिसे वो हर हालत में पूरा करना चाहता था और अपने अंजाम से बेखबर था। जिस फ़िरके से जमशेद का ताल्लुक था, आतिश परस्तों के इस मुनहरिफ फ़िरके का यह अक़ीदा था कि जो कुछ इस दुनिया में है आगे कुछ नहीं। जितनी खुशियाँ गम हैं सिर्फ इसी दुनिया में है, इसी दुनिया तक महदूद है। मरने के बाद एक पर्दा गिर जाता है और आगे अंधेरा ही अंधेरा होता है। अगर चाहे हकीकत आज आतिश परस्त फ़िरके के अक़ीदे के ख़िलाफ़ था, क्योंकि हकीकी आतिश परस्त जन्नत और जहन्नुम को मानते थे और इनका अक़ीदा था कि मरने के बाद आदमी का अमाल का हिसाब किताब होता है और इस तरह इसकी रूह को इसके इंतकाल के मुताबिक बहश्त या दोज़ख में जगह मिलती है। लेकिन काले जादू के आमिल जमशेद ने फ़िरके के तमाम हकीकी फ़िरके से अलग हो गए थे और इनके कायद को नहीं मानते थे। हकीकी आतिश परस्तों के नज़दीक ये कुफ्र था। जमशेद कुफ्र के दलदल में फंस चुका था और दौलत की हवस ने इसे इतना अंधा कर दिया था कि वो भूल गया था कि वो कुफ्र के जिस रास्ते पर चल पड़ा है इसका अंजाम इबरतनाक हालात के सिवा और कुछ नहीं है। जमशेद लाहौर की मसाफाती कॉलोनी के अमल में अकेला रहता था। इसने किसी को अपना दोस्त या फिर हमराज नहीं बनाया था। मोहल्ले वालों ने भी इसे मामूली सा सलाम दुआ कर लेते थे। मोहल्ले वाले भी जमशेद को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। वो जानते थे कि यह आदमी काफरों और जादू टोने करता है, क्योंकि आमिल जमशेद के जादू टोने से कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था, इसलिए मोहल्ले वाले इसे नज़रअंदाज कर देते थे। जमशेद ने घर के कामकाज के लिए एक गैर मुस्लिम अधेड़ उम्र औरत रानी को मुलाजिम रखा हुआ था, जो उसका खाना वगैरह पकाती थी। जमशेद रानी से भी ज़्यादा बात नहीं करता था, बस अपने काले जादू की दुनिया में गुम रहता था। जब वसूलत दौलत के लिए अफरीदी नाम की ताकत और बदरू को अपने कब्जे में करने का मंत्र जमशेद के हाथ लग गया तो इसने चिल्ले के ज़रिए यह मंसूबा बना लिया। शहर के बाहर इसने फ़िरके के लोगों का एक पुराना कब्रिस्तान मौजूद था। जब इस फ़िरके से कुछ ख़ानदान लाहौर की एक बस्ती में रहा करते थे तो वो अपने मुर्दे इसी कब्रिस्तान में दफनाया करते थे। इन लोगों के चले जाने के बाद ये कब्रिस्तान वीरान हो गया था और खस्तगी का शिकार होने के बाद ज़्यादा डरावना हो गया था। जमशेद को कुछ मालूम नहीं था कि इस कब्र में कौन सी कब्र में कौन से मुर्दा दफन है, कौन सी कब्र में औरत है, कौन सी कब्र में मर्द है। इसे जानने की ज़रूरत नहीं थी। काले जादू की किताब में ये लिखा था कि चिल्ला किसी भी मर्द औरत या आदमी की कब्र में घुसकर इसकी खोपड़ी पर मोमबत्ती जलाकर किया जा सकता है। जमशेद के लिए आसानी पैदा हो गई, वरना इसे यह मालूम करने में बड़ी मुश्किल पेश होती कि कौन सी कब्र औरत की और कौन सी कब्र मर्द की है। जमशेद एक रोज़ अपने फ़िरके की कब्रों का जायज़ा लेने के लिए इस पुराने वीरान कब्रिस्तान में चला गया। वो कोई ऐसी कब्र की तलाश करना चाहता था जिसके अंदर मुर्दे की खोपड़ी भी मौजूद हो और जहाँ बैठकर बदरू अफरीदी का चिल्ला कर सके। चिल्ला रात को शुरू करना होता है, इससे सूरज निकलने से पहले ख़त्म हो जाता है। इस वक्त सबसे ताकतवर और बदरू अफरीदी ने हाजिर होकर अपने आप को चिल्ले जमशेद के हवाले कर देना था। जमशेद दोपहर के वक्त कब्रिस्तान में आया। दिन के वक्त भी इस कब्रिस्तान में ऐसी ऐसी अपशदा खामोशी तारी थी कि लगता था कि अभी किसी कब्र से कोई मुर्दा निकल आए और उसे दबोच लेगा। ये कब्रिस्तान जमशेद के होश संभालने से पहले वीरान हो चुका था, क्योंकि लाहौर शहर में इसके फ़िरके का आखिरी ख़ानदान 50 साल पहले नकल मकानी करके सिंध के दूर दराज इलाके में चला गया था। जमशेद इसी दूर दराज के सहराई इलाके के गाँव में पैदा हुआ। लाहौर में वो होश संभालने के लिए 6 साल बाद अपने ख़ानदान के एक बुजुर्ग के साथ सहराई गाँव में इस कब्रिस्तान में आया था। इसके बाद इसे आज आने का मौका मिला।
कोई कब्र अपनी असली हालत में नहीं थी, किसी कब्र का खुतबा सही सलामत नहीं रहा था। कब्रें मिट्टी के ढेरों में बदल चुकी थीं, जिनमें घड़े पड़े हुए थे। कुछ कब्रों में मुर्दों की हड्डियां दिखाई दी। जमशेद को किसी ऐसी कब्र की तलाश थी जिसकी छत सलामत हो, क्योंकि वो काले जादू की किताब इस पर रखकर जिस कब्र पर बैठकर चिल्ला किया जाता है, इसकी छत जरूर होनी चाहिए। जमशेद को ऐसी कब्र मिल ही गई। इस कब्र के पहलू में काफी बड़ा शगाफ था। जमशेद ने अपना सर इन गिराफ में डालकर देखा, कब्र के अंदर मुर्दे का पंजर अभी तक दुरुस्त हालत में था। इसको देखकर डॉक्टर ये मालूम कर सकता था कि ये पंजर औरत का है या किसी मर्द का। जमशेद को इसका कोई अंदाज़ा नहीं था कि वो औरत है या मर्द। जमशेद को इसका कोई अंदाज़ा नहीं था कि चिल्ला ये शर्त भी नहीं थी। कब्र अगरचे खस्ता हालत में थी, लेकिन इसके सराहने की जानिब खोपड़ी के पास बैठने की थोड़ी सी जगह मौजूद थी। जमशेद ने इसी कब्र की निशानी कर ली और याद रखने के लिए वहाँ दरख्त की एक सूखी टहनी भी तोड़ कर रख दी, क्योंकि इस रात की तारीकी में वहाँ आना था। कब्र देखने के बाद आमिल जमशेद अपने मकान पर वापस आ गया। मकान पर इसकी 1.5 उम्र खादमा रानी शाम के वास्ते खाना तैयार करने में लगी हुई थी। जमशेद ने कपड़े बदले और काले जादू की पुरानी किताब लेकर कुर्सी पर बैठकर वो मंत्र याद करने लगा जो इसने अफरीदी चुड़ैल का पता काटने के वक्त कब्र के अंदर पढ़ने थे। काले जादू की किताब 20 से 25 सफ़ों की थी, छोटी सी थी, पुरानी किताब थी और इसके वर्क पढ़ने बड़े खस्ता हो रहे थे। वो आतिश परस्तों के मुनहरिफ फिरके की कदीम तरीन ज़बान और इसी रस्मुल ख़त में लिखी हुई थी। जमशेद माज वो ज़बान पढ़ और बोल सकता था और इनके मुनहरिफ कबीले के ख़ानदानी ज़बान थी और वो अपने घरों में यही ज़बान बोलते थे। नौकरानी रानी छोटे से बावर्ची खाने में खाना तैयार कर रही थी। मौसम सितंबर के महीने के आखिरी तारीखों का था और दिन ठंडे होना शुरू हो गए थे। इतने में नौकरानी रानी दुपट्टे के पल्लू से हाथ साफ करते हुए तख्त पोश के करीब आकर फर्श पर बैठ गई। जमशेद ने किताब बंद कर दी, रानी की तरफ देखा और पूछा, क्या बात है रानी? रानी कहने लगी कि आप जानते हैं कि ये आपके बाद एक बुजुर्ग आदमी आया था। जमशेद बोला, इसे कह देना था कि मैं घर पर नहीं हूँ। रानी बोली, मैंने कहा था जमशेद घर पर नहीं है। जमशेद ने ताज्जुब से कहा, फिर अब तुमने क्या चाहती हो? रानी कहने लगी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस बुजुर्ग आदमी ने कहा था कि मैं जानता हूँ कि जमशेद घर पर नहीं है और ये भी जानता हूँ कि वो कहाँ गया है। वो आए तो उसे मेरी तरफ से खबरदार कर देना, वो काले जादू के चिल्ले करने से बाज आ जाए और काफिरों के काम ना करे। ये पाकिस्तान हमारा इस्लाम का घर है। बस इतना कहकर वो बुजुर्ग बंदा चला गया। आमिल जमशेद पर नौकरानी की बातों का कोई असर न हुआ। इस किस्म के बुजुर्ग कभी कभार इसे नसीहतें करने और इसे काले जादू से मना करने के वास्ते इसके पास आ जाया करते थे। जमशेद ने नौकरानी की जुबानी इस बुजुर्ग बंदे की बातें कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दी और रानी से कहा, जाओ अपना काम करो। रानी जानती थी कि जमशेद इसकी इज्जत करता है और इसकी बातें सुन लिया करता है। रानी ने हम दर्दाना लहजे में कहा, बेटा तुम ये जादू टोने का काम छोड़ दो, क्योंकि ये अच्छा नहीं है। जब से इस बुजुर्ग बंदे ने कि ये बातें मैंने सुनी है, मेरा दिल रजने लगा है, डरने लगा है। जमशेद ने कहा, ये मेरा कारोबार है, मैं यही काम करके अपना रिस्क कमाता हूँ और फिर मेरे जादू टोने से आज तक कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचा। रानी बोली, बेटा मैं तुम्हें अपने बच्चों की तरह समझती हूँ, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई दुख पहुँचे। मैं तुम्हें यही कहूँगी कि जादू का काम छोड़ दो। खुदा का दिया हो तुम्हारे पास सब कुछ है, कोई दूसरा कारोबार शुरू करो। जमशेद को नौकरानी की बातें बुरी लगी, मगर इसका अदब करता था। कहने लगा, रानी मैं सिवाय इस काम के कोई काम दूसरा कारोबार नहीं कर सकता। तुम बेफिक्र रहो, मुझे कुछ नहीं होगा। जाओ। 1.5 उम्र रानी उठकर बावर्ची खाने में चली गई। आमिल जमशेद फिर से काले जादू की मंत्र याद करने में लग गया। ये 3 मंत्र थे जिन्हें याद करने से बड़ी जल्दी तीनों मंत्र याद हो गए। रानी जमशेद को रात का खाना खिलाने के बाद घर चली गई। जमशेद काले जादू की किताब लेकर बैठ गया। मंत्र अगरचे 3 ही थे, मगर इनकी ज़ुबान मुश्किल और उलझी हुई थी। जमशेद हर मंत्र को बार बार दोहराने लगा। आज रात इसे कब्रिस्तान में चिल्ला करने जाना था। इसके लिए कुछ इतनी तैयारी की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन सिर्फ इसे अपने हाथ के साथ एक माचिस और मोमबत्ती और थोड़ा सा लुबान ले जाने की ज़रूरत थी। रात के 10 बजे इसने नहाने के बाद दूसरे कपड़े पहन लिए और टेलीविज़न खोल कर बैठ गया। टेलीविज़न पर कोई ड्रामा चल रहा था। जमशेद को 2 घंटे गुजारने थे।
ड्रामा ख़त्म हुआ और दूसरा प्रोग्राम शुरू हुआ। जब कमरे में लगी हुई घड़ी ने रात के ठीक 12 बजने का ऐलान किया तो जमशेद उठकर मोमबत्ती, माचिस और लुबान का लिफाफा जेब में डालकर कमरे की बत्ती जलती रहने दी। मकान से बाहर निकलकर दरवाजे पर ताला लगाया और आधी रात खामोशी से अंधेरे में कब्रिस्तान की तरफ रवाना हो गया। कब्रिस्तान में जाने के बाद जमशेद के साथ क्या हुआ, जो कुछ हुआ, इस कहानी में आपको सुनाऊंगा। ये कहानी बहुत दिलचस्प है और इसकी तमाम के साथ हमारे चैनल पर अपलोड होती रहेंगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि इस कहानी का आने वाला एपिसोड हर एपिसोड आपको बर वक्त मिल सके।